सभी को नमस्कार। विशेष रूप से हमारे आज के विशेषज्ञ वक्ता जो गेस्ट स्पीकर है हमारे श्री अनिल कुमार शर्मा जी, आपका हम उमंग फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो निस्वार्थ भाव से समाज के सबसे कमजोर वर्गों के काम में पिछले 1.5 दशक से लगा हुआ है। हम सारे इसमें वॉलंटियर्स हैं और हमारे पास कोई एसेट्स नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई हमारे पास पेड वर्कर नहीं है, लेकिन समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए हमने जो काम किए हैं वो कई करोड़ के बजट वाले संगठन और संस्थाएं नहीं कर पाती हैं। हमने पिछले 8 महीने पहले एक विचार आया कि क्यों ना हम मानवाधिकारों को लेकर के जागरूकता का एक कार्यक्रम शुरू करें। उसमें ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हमने अभी तक 31 इशू लिए हैं, 31, और ये लगातार वीकली हमारा वेबिनार चल रहा है। काफी अच्छे स्पीकर्स आए जिसमें चाइल्ड राइट्स को लेकर के चाइल्ड राइट्स कमीशन की चेयरपर्सन, वीमेन राइट्स कमीशन की चेयरपर्सन, ह्यूमन राइट्स के मेंबर, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और स्टेट मेंबर सेक्रेटरी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ट्रांसजेंडर से एक हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के साथी हैं, वो ट्रांसजेंडर हैं, वो आए। और हमने और भी दिल्ली से, पूना से अच्छे अच्छे स्पीकर्स हमारे साथ जुड़े। अंगदान के ऊपर भी हमने किया जिसमें कि प्रोफेसर एंड हेड सर्जरी डिपार्टमेंट आईजीएमसी डॉक्टर पुनीत महाजन ने का लेक्चर था, जो कि अंगदान से संबंधित जो गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है सोटो, उसके चेयरमैन है। इसके अलावा राइट टू डोनेट आइज पर था। फिर पद्मश्री उमेश भारती जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने पेशेंट्स के राइट्स के ऊपर लेक्चर दिया। इसी कड़ी में और भी बहुत से, क्योंकि अभी 31 हो चुके हैं, तो सिर्फ आपके ध्यान में लाने के लिए कि किस प्रकार से हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। तो अभी जंगल की आग का काफी बड़ा मुद्दा हर साल गर्मियां शुरू होते ही सामने आ जाता है। तो हमें विचार आया कि क्यों ना हम जंगल की आग से बचाव और सरकार क्या कर रही है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, और समाज का क्या दायित्व है, एक सामान्य नागरिक, चाहे हम शहरी हैं चाहे ग्रामीण हैं, हमारा क्या दायित्व है कि हम अपनी वन संपदा को, वन संपदा में जैसा हम सब जानते हैं सिर्फ दरख्त या पेड़ नहीं होते हैं, झाड़ियां होती हैं, घास होती है, जड़ी बूटियां होती हैं। इसके अलावा पशु पक्षी, कीट पतंगे, सांप, काफी बड़ी संपदा होती है ये, और इसकी क्षति राष्ट्रीय क्षति है। नमस्कार श्री अजय श्रीवास्तव जी, thank you for your kind words and introduction you have provided to the group. साथ के साथ मैं उमंग फाउंडेशन शिमला जो कि इस कार्य को आयोजित कर रही है उसका बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने एक बड़े ज्वलंत मुद्दे पे आज ये कार्यशाला रखी है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम एक पक्ष आपको बताएं कि वन विभाग जो है किस तरह से वनों की आग के प्रति सचेत है और किस तरह से कार्य कर रहा है, किस तरह की हमारी नीतियां हैं और कैसे हम लोगों के सहभागिता से वनों में हो रही आग के विषय में कार्य कर रहे हैं, उनका सहयोग ले रहे हैं और वनों की आग को कम करने या उनको मिटिगेट करने के लिए पूरे हम प्रयासरत हैं। तो सबसे पहले मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि क्या मेरी आवाज आप सभी को सुनाई दे रही है ठीक है? जी सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो इन शब्दों के साथ आई स्विच ओवर टू माय प्रेजेंटेशन, और उसमें प्रेजेंटेशन में ही जब किसी को कुछ भी डिस्कस करना होगा तो वो बीच में भी कर सकते हैं और यदि उचित लगे तो आखिर में भी ये प्रश्न ले सकते हैं। मैं दोनों तरफ से कंफर्टेबल हूँ, ठीक है जी। सर क्वेश्चन आंसर अगर बाद में रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर उसमें चेन ऑफ थॉट भी टूटती है आपकी और फिर लोग उसमें काफी आर्गुमेंट करने लगते हैं। तो बाद में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इट्स योर फाइन, आई एम कंफर्टेबल विद दैट। तो वन विभाग की आग के बारे में जैसा आप सभी लोग जानते हैं और रोज देखते भी हैं, गर्मियों के सीजन में हमारे पास फॉरेस्ट फायर की एक बहुत बड़ी समस्या आती है। हर साल का ये सिस्टम है और हर साल ही ये समस्या आती है। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी वनों में आग लगना एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है और इस प्रक्रिया में कई बार
आग की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, कई बार कम होती है, वो क्यों होती है उस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आज की डिस्कशन में। सो गोइंग अहेड विद माय प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा हिमाचल की इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैंने रखी है। एरिया आप सबको मालूम है कि 55,673 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है और जिसमें कि 37,033 स्क्वायर किलोमीटर एरिया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है। परंतु एक्चुअल में जो हमारे पास फॉरेस्ट एरिया है, वो एरिया जिसके ऊपर जंगल लगे हुए हैं, वो 14,696 स्क्वायर किलोमीटर है। और पॉपुलेशन डेंसिटी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स में, तो 123 पर स्क्वायर किलोमीटर हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी है, जो कि अब बढ़ चुकी है। जो इम्पोर्टेंट चीज है इस स्लाइड में वो है हमारे पास चील के जंगल, क्योंकि चील के जंगलों में आपको मालूम है कि आग जो है बहुत ज्यादा लगती है। तो दो टाइप के जंगल हमारे पास ऐसे हैं जहाँ पे हमारे पास ज्यादा आग की संभावनाएं रहती हैं। उनमें एक हमारा चील के जंगल होते हैं जो कि टोटल फॉरेस्ट एरिया का 15% के आसपास है हमारे पास यहाँ पे। और दूसरा जो है ड्राई मिक्स्ड डेसिडस फॉरेस्ट। ड्राई मतलब जो सूखे शुष्क होते हैं, और डेसिडस वो पौधे होते हैं जिनके पत्ते जो है झड़ जाते हैं। तो ऐसे जंगल जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते झड़ने की वजह से उनको बर्निंग मटेरियल ज्यादा फ्लोर पे इकट्ठा हो जाता है और उसमें आग लगने की संभावना जो बढ़ जाती है। तो इस तरह के जो जंगल हैं वो हमारे पास लगभग 14% है। एक पर्सपेक्टिव देने के लिए कि पूरे वर्ल्ड में फॉरेस्ट फायर एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत भयंकर फॉरेस्ट फायर जो है होती रहती हैं। तो 21st सेंचुरी की यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलियन बुश फायर जो थी 19-20 के सीजन में जो लगी थी, इसमें 2,40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो इन्वॉल्व हो गया था और काफी मेजर फायर जो है निकल के आई थी। रशिया के जो वाइल्ड फायर लगी थी 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर उसमें लगा था, ये 2021 में लगी है लास्ट सीजन में। और साइबेरिया में भी 2019 में 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की आग जो है लगी है। तो ये फिगर्स बता रही कि कितना बड़ा एक्सटेंट है। आपने पिछली स्लाइड पे देखा कि हिमाचल का टोटल एरिया 55,000 है। तो आप देख लीजिए कि जो ऑस्ट्रेलिया में फायर लगी थी 4 टाइम ऑफ हिमाचल का जितना एरिया है वो आग जो है लगी। और जो ये आग लग रही है कई जगह पे इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, कई जगह ह्यूमन कैजुअलिटी बहुत हुई है, प्रॉपर्टी का नुकसान बहुत हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि महीनों महीनों तक ये आग जो है वो जलती रही इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स। इसमें हेलीकॉप्टर भी इन्होंने प्रेस किए, आर्मी को बुलाया, सारे वॉलंटियर्स लगे, परंतु फिर भी आग का कंट्रोल जो है दूसरे कंट्रीज में जिनकी मैं फिगर दे रहा हूँ नहीं हो पाया है। हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो ये है कि हिमाचल में 2009-10 में अभी थोड़ा बड़ा हमारा सीजन था जिसमें बहुत ज्यादा आगे लगी थी। तब भी जो टोटल एरिया वार्ड है वो 248 स्क्वायर किलोमीटर या 24,800 हेक्टेयर के आसपास ही हमारा एरिया जो है बर्न हुआ है। तो ये पर्सपेक्टिव देने के लिए मैंने स्लाइड रखी कि किस तरह की फायर जो है नेशनल, इंटरनेशनल और हिमाचल में लग रही हैं। तो फॉरेस्ट फायर का जो सिनेरियो हमारे देश में है, इसमें जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हमारी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सैटेलाइट के थ्रू इस सारी चीजों को मॉनिटर करती है, उन्होंने एक स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार जो है पब्लिश होती है। उसके डाटे के अनुसार 36% फॉरेस्ट कवर जो है हमारा वो प्रोन है फॉरेस्ट फायर के लिए, और उनमें से भी 4% जो है एक्सट्रीमली प्रोन है और 6% जो है वो वेरी हाई प्रोन है। तो ये टोटल एरिया पे कंट्री का डाटा है। और यदि फॉरेस्ट की बात करें तो 54.40% ऑफ द फॉरेस्ट आर एक्सपोज्ड टू ओकेजनल फायर। ओकेजनल फायर हर साल नहीं लगती है। 7.49% जो है मॉडरेटली फ्रिक्वेंट फायर है और 2.40 जो है वो हाई इंसिडेंस लेवल है, जहाँ पे बहुत ज्यादा आग लगने की संभावना है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि 35% के आसपास जो एरिया इंडिया के फॉरेस्ट है वो अभी तक सिग्निफिकेंटली वो फॉरेस्ट फायर से जहां नहीं लगती है, कोई भी सिग्निफिकेंट फायर वहां पे रिपोर्टेड नहीं रहती है। तो काफी ज्यादा चंक हमारा ऐसा भी है जो थोड़ा बचा हुआ है हमारा। अब बेसिकली फॉरेस्ट फायर्स है क्या? आग जो है जब ये काफी बड़ी आग होती है, अनप्लान्ड होती है, अनकंट्रोल्ड होती है और डिस्ट्रक्टिव इन नेचर होती है, ऐसी जब आग जो है एक बड़े जंगल में लगती है या उसके जो वुडलैंड्स है हमारे उनमें लगती है, उसको हम फॉरेस्ट फायर कह देते हैं। तो
फॉरेस्ट फायर जो है बेसिकली इसके लिए एक फायर ट्रायंगल है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो डिसाइड करते हैं कि कितनी आग लगी और कितनी उससे डैमेज होने की संभावना है। तो फायर ट्रायंगल के 3 कंपोनेंट हैं, वन इज फ्यूल, सेकेंड इज ऑक्सीजन एंड थर्ड जी हीट। तो फ्यूल की जब बात करें तो आप देखेंगे जंगल में हमारे पास कंबस्टिबल मटेरियल हमेशा अवेलेबल रहता है, जिसमें हमारे घास है, लीफ लिटर है, ह्यूमस है, ट्विग्स है, ब्रांचेज है, ट्रीज है, ये सारा ऑटोमेटिकली जंगल में रहता ही है, तो इसको तो हम रिमूव नहीं कर सकते और ये हमेशा एक फायर का कारण बनता रहता है। दूसरी बात होती है ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो है मिनिमम यदि 16% ऑक्सीजन से ज्यादा यदि एयर में है तो वो फायर को बढ़ावा देती है। और आप सबको मालूम है कि हमारे एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसमें 20 से 21% के बीच में हमारे पास ऑक्सीजन होती है। तो ये कंपोनेंट भी ऐसा है जो नेचुरली अवेलेबल है, जिसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं और उससे भी फॉरेस्ट फायर हमेशा लगती ही रहेगी। नो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हीट, क्योंकि गर्मी ही है जो डिसाइड करेगी कि किस लेवल की आग जो है वहां पे लगने वाली है। तो जो वुडी बायोमास है उसको जलने के लिए 300 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता रहती है, परंतु जो लीफ लीटर है या दूसरी चीजें हैं वो तो आप माचिस की तीली डालेंगे, सिगरेट डालेंगे, उससे भी जल जाती है। तो ये जो हीट वाला कंपोनेंट है ये एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्रिटिकल रहता है किसी भी फॉरेस्ट फायर के लिए, ताकि उसको वो स्टार्ट करता है, उसको वो सस्टेन करता है। यदि वो टेम्परेचर अटेन नहीं होता है 300 डिग्री के आसपास का, तो हमारे पेड़ों को ज्यादा नुकसान होने की संभावना कम रहती है। परंतु क्योंकि एक बार वो इग्नाइट हो जाती है तो उसके साथ फिर वो बुशेज और इन्वेसिव स्पीसीज और ग्रासेस वो सारी आग पकड़ती है और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे फिर वो आग वुडी मटेरियल पे भी लगनी शुरू हो जाती है। बेसिकली थोड़ा सा आग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसका पता होना चाहिए कि किस तरह की आग हमारे पास रहती है। हमारे पास 4 तरह की आग जो है जंगलों में लगती है। वन इज कॉल्ड क्रीपिंग फायर, सेकंड इज कॉल्ड ग्राउंड फायर, थर्ड इज कॉल्ड सरफेस फायर और चौथी जो है सबसे खतरनाक फायर होती है दैट इज कॉल्ड ग्राउंड फायर। तो इसके मैं फोटोग्राफिकली आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से ये रहती है। ये आपकी क्रीपिंग फायर है। अब क्रीपिंग फायर में यदि आप देखें तो यहाँ पे जो ग्रास लैंड है और बड़ा हल्का हल्का मटेरियल जो है वो जमीन के ऊपर है, कोई ज्यादा झाड़ी नहीं है और धुआं ज्यादा है, फ्लेम कम है, क्योंकि बर्निंग मटेरियल जो है कम है। तो ऐसी जो आग रहती है इस तरह की फॉर्मेशन में, इस तरह के इकोसिस्टम में जो आग रहती है वो आपकी क्रीपिंग फायर होती है। कई जगह पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनके पत्तियां कॉनिफर की, जहां तक मैं हिमाचल की बात करूं, देवदार के जंगल है, फर के जंगल हैं जो कि कंपैरेटिवली ठंडे रहते हैं और उसके नीचे जो है उनकी पत्तियों का एक बड़ा मोटे सा लेयर बनती है जिसको हम ह्यूमस फॉर्मेशन जहाँ पे होता है। तो कई बार उसमें आग लगती है, वो आग विजिबल भी नहीं होती है, बहुत धीरे धीरे वो अंदर अंदर ह्यूमस की लेयर तक को जलाती है। उससे पेड़ों को कोई नुकसान नहीं रहता, परंतु ऑफ कोर्स जो हमारे न्यूट्रिएंट है उस पे असर पड़ता है उसका, और जो नीचे हमारी वाइल्ड लाइफ रहती है उसको, केंचुए हैं, दूसरी चीजें हैं, उनको उन पे असर पड़ता है। तो इस तरह की जो फायर रहती है इसको हम क्रीपिंग फायर बोलते हैं। ये दूसरी जो है ग्राउंड फायर रहती है। ग्राउंड फायर में आप देखेंगे कि इसमें छोटी छोटी झाड़ियां जो हैं वो भी इसकी चपेट में आनी शुरू होती है, आग विजिबल रहती है और जो हार्ब्स और श्रब्स और जो लीफ लिटर, ग्रासेस, ये सारी चीजें आग पकड़ लेती हैं, परंतु बहुत ज्यादा उसकी फिलावट नहीं होती है। मटेरियल, कंबस्टिबल मटेरियल कंपैरेटिवली कम होता है और यदि आप देखेंगे पेड़ों को कोई खास नुकसान इससे नहीं होता है। बाकी जो छोटा फौना है और छोटा फ्लोरा है उसको उसका नुकसान होता है। इसके बाद ये हमारी जो तीसरी तरह की फायर है, सरफेस फायर जिसको हम कहते हैं, वो ये इस तरह से दिखती है। ये आपके पास जो बड़ी झाड़ियां हैं, वुडी फॉर्मेशन जहाँ हुई, या छोटे छोटे पेड़ पौधे जो वहाँ की क्रॉप है जो तैयार हो रही है, रीजनेशन आ रही होती है, उसको वो अफेक्ट करती है। कंबस्टिबल मटेरियल भी थोड़ा जाता है, ज्यादा होता है और साथ के साथ उसमें जो है ऊपर तक लगभग 6-7 फीट 8 फीट तक की आग जो है वो हाइट गेन कर लेती है। सो क्रीपिंग फायर जो है वो ऐसी फायर रहती है जिसमें बायोमास कम रहता है। ग्रासलैंड्स या ऐसे जहाँ पे बहुत कम बायोमास है वहां पे इस तरह की फायर्स लगती हैं।
ये फायर ज्यादातर विजिबल भी बहुत कम रहती है, सिर्फ धुआं उठता रहता है और आगे आग जो है आगे आगे बढ़ती रहती है। इस तरह की फायर जो है बहुत ज्यादा पेड़ों के लिए नुकसानदेह नहीं रहती है, परंतु इससे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सॉइल के अंदर उन पे इसका असर होता है। दूसरी तरह की फायर जो है ग्राउंड फायर रहती है। इसमें बायोमास जो है थोड़ा हमारा जलता है। इसमें जो लीफ लिटर है, ग्रासेस हैं और जो स्मॉल हार्बेसियस प्लांट्स हैं वो इसकी चपेट में आ जाते हैं। ये बहुत फुट 2 फुट की हाइट तक की इसमें फायर विजिबिलिटी रहती है और ये जो है ग्राउंड को साफ करते हुए चलती है। इसका भी असर बड़े पेड़ों पे कम रहता है, ऑफ कोर्स छोटे पौधों पे इसका असर रहता है। तीसरी तरह की ये सरफेस फायर होती है हमारी, और ये जो फायर रहती है ये बड़ी झाड़ियां जो 6-7-8 फुट की जो झाड़ी रहती है, छोटे पेड़ रहते हैं, उनको अपनी चपेट में लेती है और ये इसकी जो है फ्लेम जो है 6-7 फुट तक की हाइट में चली जाती है। इस तरह की फायर को हम सरफेस फायर कहते हैं। और जो मेन फायर रहती है, जो मेजर फायर्स में काउंट होती है, दैट इज कॉल्ड क्राउन फायर। इसमें आप देखेंगे पेड़ों का जो क्राउन है, आप यहाँ फोटोग्राफ में देख भी रहे हैं कि क्राउन तक जो है आग पहुंच गई है और एक बार ये क्राउन जलेगा तो ये एडजॉइनिंग क्राउन को जलाएगा और फायर जो है जमीन पे भी चलेगी और ऊपर जो है एरियल रूट भी ये इख्तियार करेगी और ये बहुत ही डेंजरस फायर रहती है और इसको कॉम्बैट करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम रहता है। तो इस तरह की फायर जब हो जाती है तो ये बहुत खतरनाक और बहुत ही डैमेजिंग, इसमें आपके पक्षियों के घोंसले भी जलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जल जाते हैं, छोटे पेड़ पौधे भी जल जाते हैं और जो बड़े पेड़ हैं वो भी टोटली डैमेज हो जाते हैं। तो ये फायर हमारे लिए सबसे खतरनाक होती है, जिसका मैनेजमेंट भी सबसे ज्यादा मुश्किल हमारे लिए रहता है। ये टिपिकल फॉरेस्ट फायर का जो गार्लैंड फॉर्मेशन होती है, आपने देखना जब भी पहाड़ों में देखता है ऐसे लगता है जैसे पहाड़ों को किसी ने हार पहनाया हुआ है। तो इस तरह की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। ये जितनी भी फायर्स हमारी लगती हैं उसमें ये फॉर्मेशन हमारी बनती है। इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ कि क्यों बनती है। देन कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर कॉमन है, परंतु फिर भी पूरे ग्रुप की नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ हमारे नेचुरल कॉजेज रहते हैं और कुछ ह्यूमन कॉजेज रहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपको कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर की स्लाइड दिख रही है जी? यस सर, दिख रही है। ओके, तो नेचुरल कॉजेज बहुत कम फायर्स है जो नेचुरल कॉजेज की वजह से होती है। पर्टिकुलरली हिमाचल की बात करें तो कभी कभार जो बिजली गिरती है पेड़ों पे, उसकी वजह से फॉरेस्ट फायर होने की संभावना रहती है और ये इंसिडेंट्स हमने देखे भी है कि बिजली गिरने की वजह से पेड़ में आग लगी और उसकी वजह से उसने पूरे जंगल को चपेटे में ले लिया। इसी तरह जो ड्राई बैम्बू जो होता है ये भी आपस में रब करके कई बार फायर का कॉज बन जाता है। और ये जो हमारा लोअर तराई का एरिया है और लोअर शिवालिक का एरिया, उसमें कई बार इस तरह की आग होती है, परंतु ऐसे इंसिडेंसेस बहुत ही कम होते हैं। तो ज्यादातर जो फायर रहती है वो ह्यूमन कॉजेज की वजह से रहती है। उसको भी क्लासिफाई हम दो तरह से करते हैं, एक तो अनइंटेंशनल फायर होती है और एक इंटेंशनली जो लगा के की जाती है। अनइंटेंशनल फायर कैसे लगती हैं? जैसे कोई मैच स्टिक जलती हुई फेंक देता है, बीड़ी सिगरेट, गाड़ी में बैठा है, गाड़ी में सिगरेट पी रहा है, जंगल में सिगरेट को बिना बुझाए हुए फेंक दिया तो उससे वो धीरे धीरे वो घास को आग पकड़ेगी और फिर बाकी एरिया को देता है। तो पर्टिकुलरली रोड्स, पाथ्स और जो फॉरेस्ट है वहाँ पे जो रोड साइड के फॉरेस्ट है वहाँ पे इस तरह से आग लगने की संभावना रहती है। दूसरा इसमें रहता है कि लिविंग फायर मोल्डरिंग इन द फॉरेस्ट। अब जैसे कोई लेबर जंगल में लगी हुई है, ग्रेजियर्स हैं या जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करने के लिए जाते हैं लोग वो हैं, या कई बार कैंपिंग के लिए बाहर से टीमें आई होती हैं, कैंप्स करती हैं, टूरिस्ट आए होते हैं, कैंप्स करते हैं। वो जब जाते हैं खाना वारा जंगल में बनाते हैं और जाती बार आग को प्रॉपरली बुझा के नहीं जाते हैं। तो ऐसे केसेस में भी आग जो है अनइंटेंशनल है, परंतु क्योंकि उन्होंने थोड़ी प्रिकॉशन नहीं ली, जिसकी वजह से जंगल में आग लगने की संभावना हमेशा बनी रहती है। कई बार होता है कि जैसे हम स्टबल्स लाते हैं अपने एग्रीकल्चर फील्ड में या घासनी में या होम स्टेट्स में, वो भी उससे भी आग जो है फैल जाती है यदि वो कंट्रोल वे में नहीं किया जाए और प्रॉपर सीजन पे नहीं किया जाए। कई बार होता है कि एक्सीडेंटल फायर जो है इलेक्ट्रिक लाइन या जो हम अपने आप एक हमारा मैनेजमेंट प्रैक्टिस है कंट्रोल बर्निंग करने की, हम उसको कर रहे होते हैं और प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो कई बार उससे भी आग लगने की संभावना
बनी रहती है। हालांकि ये संभावना कम होती है परंतु बनी रहती है। परंतु जो मेजर कॉज हमारा बरी का रहता है वो होता है इंटेंशनल फायर्स, जो कि लोग जो है लगा के करते हैं। अब क्यों लगाते हैं, उस पे उनका क्या इंटेंशन रहती है, उसके लिए कुछ एक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहली बात तो एक जो हमारा कॉनिफर के जंगल होते हैं उसके नीचे अंडरग्रोथ कम होती है, तो लोग जो है वहां पे आग लगाते हैं ताकि वहां पे ग्रास के नए सूट्स आ जाएं और उनके पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता जो बढ़ जाए। दूसरा उनका रहता है कि कई बार आपको मालूम है कि कुछ लोग जो है गलत हरकतों में भी पड़े होते हैं, इलिसिट फेलिंग करते हैं, फिर एविडेंस को छुपाने के लिए जंगल में आग लगा देते हैं। तो उन्होंने एक दो पेड़ गलत ढंग से काटे हैं, नाजायज काटे हैं, परंतु उसको छुपाने के लिए वो 50-100 पेड़ों की और बलि जंगल में आग लगा के दे देते हैं। तो इस तरह की घटनाएं भी हमने देखी है कि जहां पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं उन जंगलों में आग लगा दी जाती है और वो टोटली इंटेंशनल होती है। देन एक गुच्छी जो यहाँ पे पहाड़ों में मिलती है, उसकी कलेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए, उसकी ग्रोथ को फैसिलिटेट करने के लिए बर्फ से पहले कई बार विंटर सीजन में ये जंगलों में जो हाई एल्टीट्यूड के जंगल है उसमें आग लगाते हैं, स्मोल्डरिंग होती है और उसके बाद उनका लोगों का मानना ये रहता है कि गुच्छी की ग्रोथ इससे बढ़ेगी। पोचिंग और ट्रैपिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ क्राइम आपको मालूम है, कुछ लोग जो है शिकार के लिए जाते हैं, पोचिंग करते हैं, वाइल्ड एनिमल को ट्रैप करते हैं, मीट के लिए भी करते हैं, फर के लिए भी करते हैं, कलगी के लिए भी करते हैं, कई कई कारणों से करते हैं। तो वो लोग भी कई बार पशुओं को भगाने के लिए, एक एरिया से बाहर को निकालने के लिए उस एरिया में आग लगा देते हैं। तो पशु जब भागते हैं तो उसकी पोचिंग करते हैं या ट्रैपिंग करते हैं, तो वो भी एक इंटेंशनल फायर जो है जंगलों में लगाते हैं। कई बार स्केयरिंग अवे वाइल्ड एनिमल फ्रॉम द हैबिटेशन, कई बार मान लो लेपर्ड जंगल में आ गया, भालू आ गया है या कोई और ऐसा प्राणी आ गया जो आदमी के लिए खतरनाक है, तो उसको भगाने के लिए भी कई बार आग लगाते हैं ताकि वो वहां से भाग जाए। बहुत जगह एक लोगों की इंटेंशन ये भी है कि हमने जमीन एनक्रोच करनी है और वहां पे जंगल है तो उसको धीरे धीरे आग के हवाले करके या उनको काट के जैसे तैसे अपनी बाउंड्री जो बढ़ाए। वो एक बहुत कॉमन टेंडेंसी है, वो भी एक हमारा एक फायर का कारण रहता है। कई जगह एंटी-एफपी कलेक्शन के लिए जो है वो भी आग लगाई जाती है। एंटी-एफपी मेरा मतलब होता है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे मेडिसिनल प्लांट्स जंगलों में मिलते हैं। मान लो किसी पेड़ से उन्होंने मान लो हरड़ इकट्ठे करनी है, अब उसके नीचे बहुत सारी झाड़ी आई है, तो झाड़ी को काटने के बजाय वो कई बार उसमें आग लगा देते हैं ताकि वो झाड़ी जल के खाक हो जाए और फिर ऊपर पेड़ से जो हरड़ है या कोई दूसरी चीज है वो उतारी जा सके। तो इस तरह से भी ये भी एक कॉज हमारा इंटेंशनल फायर का हो जाता है। कई बार ये रिटेलिएटरी फायर भी होती है कि वन विभाग ने कोई कार्रवाई किसी व्यक्ति पे करी, उसने उसको सबक सिखाने के लिए जंगल में ही आग लगा दी, या कोई और किसी भी बात को लेके कोई कहासुनी हुई, गांव वालों को करने के लिए, किसी को आपस में स्कोर सेटल करने के लिए, इस तरह की आग की घटनाएं भी होती है। पर हमारे पास शिकायत आती है कि जी इसने इस कारण ये आग लगाई, तो हमने देखा कि रिटेलिएटरी फायर भी लोग जो है लगाते हैं। जो फायर है, फॉरेस्ट फायर है, उसके बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पहली चीज तो फॉरेस्ट टाइप पे डिपेंड करती है कि किस तरह का जंगल आपका है, और दूसरा उसका टाइमिंग क्या है। जिस आप मान लो समर में लगती है तो और उसका इफेक्ट होगा, विंटर में लगती है तो और इफेक्ट होगा, तो वो उसके बिहेवियर को डिसाइड करेगा कि फायर किस तरह से चलेगी। जनरली ये पाया गया है कि जो ब्रॉड लीफ स्पीसीज है वो ज्यादा ससेप्टिबल है कॉनिफर के कंपैरिजन में। यदि आग लगती है तो जो ब्रॉड लीफ स्पीसीज होती है वो ज्यादा मरती हैं, ज्यादा उनको डैमेज होता है इन कंपैरिजन टू कॉनिफर। कॉनिफर के अंदर भी यदि हम चीड़ पाइन की बात करें तो ये सबसे ज्यादा फायर रेजिस्टेंट होती है। इसकी बार्क जो है इस ढंग से बनी होती है कि आग लगने के बावजूद भी जो हीट है उसकी कैम्बियम लेयर तक नहीं पहुंचती है और वो बाहर से थोड़ा बहुत काला होता है और पौधा जो है हमारा सर्वाइव कर जाता है। तो आपने देखा कि चीड़ जंगलों में हर साल आग लगती है परंतु उतने ज्यादा पेड़ सूखते नहीं है। उसका कारण यही है कि जो आग की जो हीट है वो कैम्बियम लेयर तक नहीं पहुंचती है, जो लिविंग टिश्यू है उसका बरकरार रहता है और वो पौधा जो है सर्वाइव करता रहता है। इसी तरह दो सीजन इसके कॉन्स्पिक्यूअस है। लीन सीजन जब चलते हैं, जब मॉइस्चर की कमी रहती है, एक समर सीजन होती है, एक और विंटर सीजन होती है। तो विंटर फायर जो है लेस सीवियर होती है एज कम्पेयर टू दी समर सीजन।
यदि स्लोपी ग्राउंड पे फायर लगती है तो यदि नीचे फायर लगती है तो ऊपर की तरफ को बड़ी तेजी से बढ़ती है, बहुत स्पीड से चलती है। परंतु यदि ऊपर आग लगी है तो नीचे को वो धीरे धीरे आती है। तो ये उसका करेक्टर रहता है कि फायर जो है अपवर्ड मोशन में बहुत तेजी से स्प्रेड करती है। और स्प्रेड का कारण बेली विंड्स होती है कि जैसे ही वो आग लगती है तो वहां पे विंड का प्रेशर इस ढंग से बनता है कि हवाएं चलनी शुरू होती है नीचे से ऊपर की ओर, वो जो हवा है वो अपने साथ आग को भी बहा के ले जाती है और एक कोने से दूसरे कोने तक, मतलब नीचे वाले पोर्शन से ऊपर वाले पोर्शन में बहुत क्विकली जो है आग जो है पहुंच जाती है। आपने देखा होगा, कई बार आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि कोई व्यक्ति जो है आग बुझाते हुए आग की चपेट में आ गया और वो जल गया। उसका कारण ये होता है कि वो एंटीसिपेट नहीं कर सकता कि किस स्पीड से जो फायर है नीचे से ऊपर की तरफ को आ रही है। उसको लगता फायर बहुत दूर है, परंतु एकदम एयर प्रेशर बनता है और झटके के साथ वो आग जो है ऊपर की तरफ को आ जाती है। उसको टाइम भी नहीं मिलता भागने का। और ऐसे में कई बार बहुत सारी कैजुअलिटी हमारी, जब हमारा अपना फॉरेस्ट का स्टाफ भी कई बार जो डेथ होती है, उसका मेजर कारण ये होता है कि वो फायर की जो स्पीड है जो नीचे से ऊपर को आ रही है उसको असेस नहीं कर पाते और उसकी वजह से कई बार वो चपेट में आ जाते हैं। तो इनको जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो ये चीजें बहुत ढंग से उनको सिखानी पड़ती हैं। अब ये जो फॉरेस्ट फायर है, इसके इम्पैक्ट्स आप सभी जानते हैं कि क्या क्या इसके इम्पैक्ट होते हैं। सबसे ज्यादा इसका एक्सटेंसिव डैमेज होता है रीजनरेशन को, क्योंकि जो नए पौधे वहां पे तैयार हो रहे होते हैं या हमने जो प्लांटेशन एफर्ट्स करी होती है वो सबसे पहले जो है अफेक्ट होती है, क्योंकि वो बहुत टेंडर होते हैं, छोटे होते हैं। इवन जो आपकी क्रीपिंग और ग्राउंड फायर है उससे भी उनके जो रूट सिस्टम है और जो उनका तना है जो बहुत छोटा होता है, उस टाइम बड़ा टेंडर होता है, उसको जरा सा भी सेक लगता है तो उसमें वो पौधा जो है मर जाता है। तो ये डैमेज, सबसे ज्यादा डैमेज हमारा रीजनरेशन को होता है। दूसरा रिपीटेड फायर, इसमें वर्ड में रिपीटेड वर्ड का यूज कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। ये इम्पैक्ट करती है प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है जंगल की, उसकी जो एनुअल इंक्रीमेंट है, जो यील्ड उससे निकल सकते हैं उसको अब करती है। और सेटबैक टू द नेचुरल सक्सेशन एक प्रोसेस है जिसमें नेचर जो है डिसाइड करते हैं कि इसका इकोसिस्टम किस तरफ को जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन मैनी फैक्टर, एडिफिक फैक्टर्स हैं, उसमें क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, वहाँ पे बायोटिक प्रेशर है। तो इन सब चीजों से जो यदि आग लगती है तो नेचुरल सक्सेशन जो है वो हिंडर करता है। कई बार ये स्पीसीज कंपोजिशन को भी अल्टर कर देती है। कैसे करती है? मान लो कोई देवदार का जंगल है तो वहां पे यदि फ्रिक्वेंटली फायर होती है तो जो देवदार को मॉइस्चर चाहिए होता है वो नहीं मिलता है और वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ड्राई कंडीशंस बनती है और ड्राई कंडीशन में देवदार ना आके वहां पे कैल आना शुरू हो जाता है या चील आनी शुरू हो जाती है। तो पूरी कंपोजिशन ही जंगल की बदल जाती है यदि रिपीटेड फायर होती रहे। कई जगह पे हमने देखा लोअर एरिया में बीड इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा हो गई है, पर्टिकुलरली जो लंटाना की या जिसको हमने फुल्लू बोलते हैं, पंचफुली बोलते हैं, जब वो लग जाता है और उसकी बड़ी ज्यादा इन्फेस्टेशन होती है, बड़ी तेजी से सारे एरिया को कवर कर जाता है और वो जो है फायर जब होती है तो उससे फिर वो फायर को और भी ज्यादा बढ़ावा देता है। ड्राइंग अप ऑफ जो हमारे नेचुरल बॉडियां हैं या वाटर बॉडीज हैं, यदि जंगलों में आग रहते रहे तो उन पे भी उसका असर पड़ता है, पानी की सप्लाई पे फर्क पड़ता है। और जो प्रोविजनल सब्सिडीज हमारा जंगल से मिलती हैं, जिसमें फ्यूल वुड है, फॉडर है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, वाटर की चीजें, वाटर सोर्सेज हैं, इस पे भी असर जो है पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सॉइल्स पे इसका असर पड़ता है क्योंकि ये यदि रिपीटेडली होती रहेगी तो ये ऑर्गेनिक मैटर को डिस्ट्रॉय कर देती है और रन ऑफ जो है उससे बढ़ जाता है, पर्कुलेशन कम हो जाती है, कॉम्पैक्शन हो जाती है सॉइल की, और कॉम्पैक्शन होने की वजह से हमारे एक्विफर्स पे उसका असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो टॉप सॉइल, लूज सॉइल है, वो पानी के साथ बह जाती है। जो हमारा बड़ा प्रीसियस रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स सॉइल, वो हमारा डैमेज हो जाता है। और सिवियर एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द वाइल्ड लाइफ एंड इट्स हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ की जैसे मैंने पहले भी बात की, सांप हैं और छोटे छोटे रैबिट्स हैं जो बरों में रहते हैं, या फिर बर्ड्स हैं, या फिर जो मैमल्स और दूसरी चीजें जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, उन सब पे इसका असर पड़ता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द फॉरेस्ट फायर।
और यदि ज्यादा बड़ी फायर है तो उससे हैबिटेट भी उसका डिस्टर्ब हो जाता है और वो वहां से भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं और फिर लोग उनका शिकार भी करते हैं। तो ये या तो वो आग में जल जाते हैं या लोग उसका शिकार कर लेते हैं दोनों, और उनके अंडे जल जाते हैं, अंडे उनके नेस्ट जल जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी बात कि इम्पैक्ट ऑफ एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू, और जंगलों में लोग घूमने जाते हैं, उसकी एक अपनी ब्यूटी है, उस पे भी यदि वो स्कार की तरह जो काली जंगल जो है दिखते हैं वो भी काफी बुरे भी लगते हैं और डैमेज भी लगते हैं। जो फॉरेस्ट फायर्स है इसके थोड़े से बेनिफिशियल इम्पैक्ट भी इसका रहता है। ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाती है। वो कैसे बढ़ती है? यदि, तो मैंने पहले कहा कि यदि रिपीटेड फायर होगी तो उससे प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, परंतु ओकेजनल फायर जो है बड़ी बेनिफिशियल रहती है। और लोग, आपने देखा होगा एग्रीकल्चर फील्ड में भी लोग जो है अपनी जो क्रॉप रेजिड्यू को उसको जलाते हैं ताकि उनकी फर्टिलिटी जो बढ़ जाए, क्योंकि उससे न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो अच्छे से सॉइल में न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं। कुछ सीड ऐसे हैं जिनकी जर्मिनेशन जो है वो आग में जलने की वजह से, जैसे टीक एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीसी है हमारी, सागवान जिसको हम बोलते हैं, तो उसके सीड की भी जो जर्मिनेशन है वो आग में जल के अच्छी होती है। हमारे जितने भी कॉनिफर्स हैं इनको आपने देखा कोन में इनके बीज जो है लगते हैं, और वो कोन से बीज निकलते नहीं है, तो उसको निकलने के लिए आग बहुत जरूरी है। चील के कोन में यदि आग लगती है तो उससे क्या होगा, वो उसके सीड जो है वो वहां से छिटकेंगे और फिर वो जमीन पे पड़ेंगे और उससे नेचुरल रिजनरेशन आएगी, क्योंकि ये अदरवाइज निकालने जो है मुश्किल होते हैं, काफी डीप लगे होते हैं कोन के अंदर। तो उसी से मतलब उसकी जर्मिनेशन को भी, वो सीड जर्मिनेशन को भी प्रभावित करता है, और सीड जो स्पीसीज की डिस्पर्सल है उसको भी ये प्रभावित करता है। वो पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका रहता है। प्रेस्क्राइब्ड बर्निंग, अब बर्निंग तो यदि मेजर फायर है, अनकोर्ड है, अनप्लान्ड है, तब तो वो फायर है, परंतु हम खुद भी जंगलों को आग लगाते हैं जिसको हम प्रेस्क्राइब करते हैं। हमारी वर्किंग प्लान में भी वो प्रेस्क्राइब रहती है कि आपने इन जंगलों को आग से 4 साल में एक बार जलाना है। उसको हम कंट्रोल बर्निंग भी बोलते हैं। वो हम डेलिबरेटली करते हैं। उसका पर्पज ये रहता है कि एक तो जैसे मैंने बताया कि कभी कभी करेंगे तो सॉइल फर्टिलिटी वगैरह भी बढ़ेगी। जो बायोमास वहां पे कंबस्टिबल मटेरियल इकट्ठा होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम खुद ही जला देते हैं, और उसको जलाने के लिए पर्टिकुलर हम सीजन का भी ध्यान रखते हैं कि उसको हम विंटर सीजन में जलाते हैं ताकि वो आग फैले ना। तो इस तरह से कंट्रोल बर्निंग जो है वो, या प्रेस्क्राइब बर्निंग जो है वो एक तरह से एक टूल है हमारे लिए, जो कि बाद में यदि बड़ी आग लगती है उससे पहले यदि हम खुद उसके बायोमास को जला देते हैं तो बड़ी आग की संभावना कम हो जाती है। और हमने देखा है कि जहां जहां हमने कंट्रोल बर्निंग करते हैं उन जंगलों में आग या तो नहीं लगती है, और यदि लग भी जाए समर सीजन में तो उसका इम्पैक्ट जो है बहुत कम होता है, उस पे कंट्रोल करना भी बहुत आसान हो जाता है। अब इसको देखते हुए मतलब हम हर वक्त मीडिया में देखते हैं कि हर वक्त खबर आती रहती है कि आज यहाँ आग लगी, आज वहाँ आग लगी, वन विभाग कुछ नहीं कर रहा है। परंतु मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स और जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, कि इसके जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं वो भी हमें ध्यान में रखने चाहिए। और इनके बेनिफिट को देखते हुए हम खुद भी, जैसे मैंने आपको कहा कि कंट्रोल बर्निंग करते हैं, तो यदि ये आग जो है थोड़ी थोड़ी बीच में लगती है, ये बेनिफिशियल ही रहती है। इससे इकोसिस्टम पे बहुत ज्यादा खतरा नहीं होता, पेड़ पौधों पे बहुत ज्यादा खतरा नहीं रहता है। हाँ, जैसे मैंने आपको अभी यूएसए में आप देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, या बोरियल फॉरेस्ट में देखते हैं, टुंड्राज में देखते हैं, सोवियत संघ में देखते हैं, वहां पे जब आग लगती है महीनों महीनों लगती रहती है। उसका कारण यही है कि उनके यहाँ जो है वो जंगलों में बायोमास बहुत इकट्ठा हो जाता है और वो कई कई साल तक जलता नहीं है। फिर जब वो जलता है तो काफी लाखों हेक्टेयर जमीन जो है एक बार में ही सारी की सारी जल जाती है, पेड़ सूख जाते हैं, कई बार ह्यूमन कैजुअलिटी भी हो जाती है। तो ये जो, क्योंकि हमारे जो जंगल हैं उतने वाइड स्प्रेड नहीं है, बीच बीच में हैबिटेशंस हैं, और हैबिटेशन की वजह से कुछ लोग भी बीच बीच में जलाते हैं। बेनिफिशियल, यदि विंटर में कोई थोड़ा बहुत जलाता है तो उससे हमें बेनिफिट ही होता है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। ऑफ कोर्स यदि कोई मई जून में ये काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उससे आग फैलने का खतरा जो है बढ़ता है, तो वो गलत काम हो जाता है।
अब आप एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा इसके साथ जुड़ा है क्लाइमेट चेंज का। आप सबको पता है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो बढ़ रही हैं और उससे हमारा टेम्परेचर पृथ्वी का जो है बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो जितना भी मॉइस्चर ग्राउंड के अंदर है या उसको वो सुखा रहा है। हमारी सॉइल जो है वो ड्राई हो रही है और जो बायोमास भी वहां पड़ रहा है वो भी एकदम जो मॉइस्चर होता है उसमें वो खत्म हो रहा है, उसको वो फ्लेमेबल बना रहा है। तो ये एक विशेष साइकिल है कि यदि क्लाइमेट चेंज में से टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो ये हमारी जंगलों की आग जो है वो कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होती जाएगी। और जो हमारे स्नो पैक्स थे या जो हमारे ग्लेशियर जिसको हम बोलते हैं वो पहले ही मेल्ट कर जा रहे हैं। जो स्नो हमें थ्रू आउट दी समर नदियों में पानी रहता था, पेरिनियल रिवर रहती थी, स्नो एकदम मेल्ट कर जा रहा है, रिवर सूख जा रही है और उसकी वजह से लॉन्गर ड्राई पीरियड जो है हमें मिल रहा है। जितना लॉन्गर ड्राई पीरियड होगा उतनी आग लगने की संभावना जो है बढ़ती जाएगी। जो मेट्रोलॉजिकल पैटर्न है वो भी शिफ्ट कर रहे हैं और जो ड्राई कंडीशन है वो रेन होने ही नहीं देती है, वो उसको ड्राइव अवे कर देती है। तो वो और भी एक प्रॉब्लम है कि एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जा रही है। राइजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है ये इसका हो रहा है कि फायर इंसिडेंसीज भी बढ़ रहे हैं और उनकी ड्यूरेशन भी बढ़ रही है। लंबे समय के लिए वो वाइल्ड फायर लग रही है और डैमेज भी वो ज्यादा कर रही है। अब ये साइकिल जो है हमें तोड़ना बहुत जरूरी है। यदि हम इसको नहीं तोड़ेंगे तो वनों की आग आने वाले समय में और भी ज्यादा विकराल होती जाएगी और भी ज्यादा उससे डैमेजेस होंगे और वो हैबिटेशन और दूसरी प्रॉपर्टी, ह्यूमन लाइफ सबको अपनी चपेट में लेगी। ये हमारे ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो इसलिए ये अब हमारे पे डिपेंड करता है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो है इसको रिड्यूस करना हम सबकी जिम्मेदारी हो गई है। और यदि हम ये करते हैं, पृथ्वी को रहने लायक रखते हैं, तभी हमारा नॉट ओनली कि हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें, फॉरेस्ट फायर्स भी उसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें जो है अब ये हम ड्राइविंग सीट पे है कि हमने अपनी कंट्री को या अपने देश को या अपने जो पूरा कॉन्टिनेंट है उसको कैसे हमने बचाना है। अब मैनेजमेंट के एंगल से यदि हम देखें, ये तो फॉरेस्ट फायर्स के बारे में मैं आपको, मैनेजमेंट के एंगल से यदि हम इसको देखें तो हमने अपने एरिया को, जितने भी हमारे पास 38 डिवीजन है, उनमें से हमने देखा है कि कौन कौन सा एरिया जो है हमारा जहाँ पे चील के जंगल है या ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है और कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे फायर प्रोन है। तो ये हमने सर्कल वाइज, डिवीजन वाइज लिस्टिंग कर रखी है। डिवीजन भी बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो जो एक हमारा सबसे छोटा जो मैनेजमेंट यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं बीट, जहाँ पे एक बीट में एक गार्ड हमारा पोस्ट रहता है। तो हमने जितनी भी हमारी बीट्स है उन सब को हमने प्रॉपरली क्लासिफाई किया हुआ है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ कहाँ पे फायर सेंसिटिविटी है, कहाँ हाई है, कहाँ मीडियम है, कहाँ लो है। तो जो हाई फायर सेंसिटिविटी वाले जो एरियाज रहते हैं उसमें हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ज्यादा लेते हैं, कंट्रोल बर्निंग टाइम पे करते हैं, फायर वाचर प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको कम्युनिकेशन प्रोवाइड की जाती है, ये सारी चीजें हम देते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हमने मैनेजमेंट एंगल से ऑलरेडी कर रखी हुई है। ये और बड़ी हैंडी रहती है जब हम फायर मैनेजमेंट की बात करते हैं। जैसा डॉक्टर अजय ने भी कहा था कि थोड़ा सा डाटा भी आप हमें इसमें दें, तो ये मैंने 2008-9 से ऑनवर्ड जो है नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर केसेस और उसका लॉस जो है टेबुलेट किया हुआ यहाँ पे। तो यदि आप इसको देखते हैं तो लगभग 10-12 हजार हेक्टेयर एरिया जो है हमारा हर साल फायर की चपेट में आता है। इट वेरीज वेरी ड्रास्टिकली। यदि आप देखें 8-9 में सिर्फ 6586 है, परंतु 9-10 जो कि हमारा मेजर फायर सीजन था, मैंने पीछे भी उसका जिक्र किया था, इसमें 24,800 लगभग 25,000 हेक्टेयर जो है हमारा एरिया जो वो प्रभावित हुआ। और इसमें लॉस भी यदि देखें तो 2,55,22,928 रुपए का लॉस जो है वो हमारे को हुआ है। इसी तरह 12-13 में हमारी मेजर फायर लगी थी जिसमें 20,000 हेक्टेयर के आसपास एरिया जो है हमारा जला था और उसमें भी आप देखेंगे 2,76,00,000 के आसपास हमारा लॉस हुआ। मैक्सिमम लॉस जो है 3,50,00,000 हुआ है जो कि 16-17 में हुआ है। तो इस तरह से ये हम हर साल
जो फायर सीजन के बाद इसकी इवैल्यूएशन जो है हम करते हैं और लॉस जो है कैलकुलेट करते हैं, गवर्नमेंट को भी बताते हैं और एक डाटाबेस भी हमारे पास रहता है। ये हमारा फायर वल्नरेबिलिटी मैप है जो हिमाचल प्रदेश का हमने बनाया हुआ है। ये हमारे पास GIS लैब है, उसमें ये एक्सरसाइज होती है, जहां जहां पे भी आग लगती है, जो भी हमारे फायर पॉइंट्स होते हैं, उसकी हर साल हम लेयर बनाते हैं और लेयर के मुताबिक उसको सुपर इम्पोज करके ओवर मैनी ईयर वी सी कि कौन कौन से एरिया जो है हमारे सेंसिटिव है, जो हमने अभी आपको बताया कि सेंसिटिव बीट, सेंसिटिव ब्लॉक, सेंसिटिव रेंज, सेंसिटिव डिवीजन हमने निकाले हैं। वो हम फिर इसको कोरोबरेट करते हैं सैटेलाइट डाटा से और जो फायर की रिपोर्टिंग हो रही है उसके साथ, और फिर ये फायर मैप हमारा बनता है। तो ये जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं, ये लाहौल स्पीति है, चंबा वाइल्ड लाइफ है, पांगी का एरिया है। इधर हमारे पास फॉरेस्ट फायर निग्लिजिबल है, बहुत कम फॉरेस्ट फायर होती है। और जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें कि लोअर टेम्परेट से लेके शिवालिक और सब ट्रॉपिकल एरिया, तराई का एरिया और ट्रॉपिकल एरिया, ये सारे का सारा एरिया हमारा जो बर्न करता है। ये हमारा फायर मैप हिमाचल का है। इसी तरह यदि हम नेशनल लेवल पे देखें तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, जैसे मैंने आपको जिक्र किया था, वो भी एक असेसमेंट करता है और वो असेसमेंट में हिमाचल प्रदेश में बहुत कम फायर जो है होती है। यदि आप इसमें लीजेंड देखेंगे तो ये रेड कलर के जो दो लीजेंड है, एक्सट्रीमली फायर प्रोन और वेरी हाई प्रोन, ये हिमाचल में आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे हाईली फायर प्रोन और मॉडरेटली फायर प्रोन एरिया दिखता है, बाकी बहुत हैवी फायर वाला एरिया हिमाचल प्रदेश में अभी नहीं है। और इसमें लोगों का सहयोग भी हमें मिल रहा है, वन विभाग भी कोशिश कर रहा है और थोड़ा भगवान की जैसे क्लाइमेटिकली भी ये थोड़ा अच्छा एरिया है, तो इस कारण यहाँ फायर जो है कंपैरेटिवली पूरी दूसरी दूसरी स्टेट के कंपेरिजन में कम रहती है। ये मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हुई है, ये सिर्फ ये दिखाने के लिए फायर भी एक पैटर्न फॉलो करती है। ऐसा नहीं कि हर साल हमारे पास मेजर फायर्स होंगी। हमने ये देखा है यदि इस साल हैवी फायर का लगती है तो अगले 2 साल या 3 साल जो है लो फायर रहेगी, उसके बाद फिर एक बार स्पर्ट आएगी, फिर थोड़ी सी बढ़ेगी, फिर 2-3 साल कम रहेगी। तो ये आप यदि आप देखें 9-10 में हमारे पास पीकिंग हुई है इसकी, उसके बाद 12-13 में पीकिंग हुई है, उसके बाद 17-18 में छोटी पीक आई है, देन एक बड़ी पीक 19-20 में आई है, और 19-20 के बाद यदि आप आगे का डाटा देखें 20-21 और 21-22, तो आप देखेंगे कि लगभग 1/3 या 1/3 के आसपास एरिया जो है बर्न हुआ है। तो ये पैटर्न भी हम स्टडी करते हैं कि कौन सा ईयर जो है हमारा फायर सीजन आने वाला है और मेजर फायर सीजन आने वाला है, या थोड़ा मॉडरेट रहेगा या बिल्कुल लो फायर सीजन रहेगा। वो भी हमारे पास एक डाटाबेस जो है रहता है और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट टूल है, ताकि हम इसको देख सकें कि आने वाला ईयर जो है किस तरह से गुजरने वाला है। इसमें भी थोड़ी बहुत भ्रांतियां हो सकती हैं, पर जनरली आप देखेंगे डबल पीकिंग कहीं नहीं हुई कि लगातार टॉप पे ही जाता रहे, ऐसा नहीं है, बीच बीच में गैप्स जो है आते हैं। जो इस स्लाइड को मैं स्किप कर देता हूं कि थोड़ी प्रेजेंटेशन लंबी हो जाएगी। नाउ कमिंग टू दी फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट एस्पेक्ट, जिसका हमने अभी आपको जिक्र किया कि हम जो है जो बीट्स सेंसिटिविटी निकाली हुई है, फॉरेस्ट फायर के मैप्स बनाए हुए हैं, लेयर्स को सुपरिम्पोज किया हुआ है और साथ ही साथ उसकी एक पैटर्न जो है हम स्टडी कर रहे हैं। तो फायर मैनेजमेंट में जो प्रेपरेटरी काम करते हैं, क्योंकि एक बार आग लगी उसके बाद तो रेमेडी यही है कि उसको बुझाना है, उसको कॉम्बैट करना है, परंतु प्रेपरेटरी स्टेप्स जो हम लेते हैं उसमें हम फायर कंट्रोल टास्क टीम बनाते हैं डिवीजन लेवल पे, सर्कल लेवल पे और रेंज लेवल पे। इसी तरह जो ससेप्टिबल एरिया है, जो हाईली प्रोन एरिया है, उनमें हम कंट्रोल बर्निंग करते हैं, जो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया, उसके हमारे बड़े बेनिफिशियल रिजल्ट हमें मिलते हैं। कई जगह पे हमने फायर लाइंस जो है वो लगाई हुई है, फायर लाइन खोदी हुई है, कई सड़कों को भी हम एज ए फायर लाइन यूज करते हैं, तो उसकी भी हम मेंटेनेंस करते हैं। जो इन्फ्लेमेबल मटेरियल होता है उसको हम मैनुअली फिजिकली भी कलेक्ट करते हैं और उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा जब फायरिंग वल्नरेबल मटेरियल ही नहीं होगा तो आग भी ऑटोमेटिकली उस फ्रिक्वेंसी की नहीं लगेगी। तो वो भी हम फॉरेस्ट वर्कर जो हम फायर वर्कर जो हम लगाते हैं
उनके माध्यम से जब तो आग लगती है तब तो वो कॉम्बैटिंग का काम करते हैं, परंतु जब आग नहीं लगी होती है तो आपने देखा होगा सड़कों के किनारे लोग हमारे जो लेबर है चलारू इकट्ठा कर रही होती है, झाड़ियां काट रही होती है, ताकि कोई जलती तुल्ली गलती से कोई फेंके तो वो आग जो है जंगल में ना फैले। और जो हजार्डस मटेरियल है उसको हम फॉरेस्ट फ्लोर से भी जाके कलेक्ट करते हैं, खासकर जो हमारे प्लांटेशन एरिया उसके चारों तरफ का जो वल्नरेबल मटेरियल होता है उसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ पे हमें पता है कि इधर आग हर साल लगती है वहाँ पे भी हम ये चीज करते हैं। ऑफ कोर्स इट डिपेंड अपॉन द बजट अवेलेबिलिटी, परंतु जितना बजट आता है उस हिसाब से हम उसको करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ टूल्स हैं जो हम यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दूसरे डेवलप्ड कंट्री की तरह हेलीकॉप्टर और बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं रहती है। ये हम किट जो है अपने फॉरेस्ट गार्ड्स को देते हैं और इन्हीं के मदद से लोकल औजारों, क्योंकि बहुत हैवी मशीनरी लेके या बहुत हैवी इक्विपमेंट लेके जो है जंगलों में जाना भी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इस तरह के किट हम देते हैं। इसमें भी मैंने देखा जो हमारे गार्ड हैं वो किट पहनने के बजाय जो उनकी ड्रेस होती है उसी में काम करना पसंद करते हैं, कि उनको कैरी करने की भी थोड़ी दिक्कत रहती है। तो इस तरह से ये हम इसको कंट्रोल करते हैं। परंतु यदि जब एक बार आग लग जाती है तो फिर हमारे पास उसको कॉम्बैट करने के सिवा और कोई भी तरीका नहीं रहता है। तो उसके लिए फिर बहुत इंपॉर्टेंट है रेमेडियल मेजर हम क्या लेंगे कि एक तो क्विक डिटेक्शन हो, जब भी कहीं आग लगती है तो उसको हम एकदम पता लगा लें कि यहाँ पे आग लगी। अर्लियर यदि हमें जितना जल्दी हमें पता लगेगा और हम जितनी जल्दी कॉम्बैट करेंगे तो मेजर फायर में वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगी और टाइमली एक्शन की वजह से वो हम उसको जल्दी एक्सटिंग्विश कर पाएंगे। तो क्विक डिटेक्शन इज द फर्स्ट पार्ट, अर्ली एक्शन इज द अदर पार्ट, और क्विक कम्युनिकेशन ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने बताया था कि क्विक डिटेक्शन के लिए अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी और तरह की आ गई। पहले हम वॉच टावर बनाते थे, फायर वॉचर्स हम हायर करते हैं, बीट लेवल पे हम क्रू स्टेशन बनाते हैं जहाँ पे जैसे कोई नर्सरी या वहाँ पे हमारे पास 5-6 लेबर के लोग हैं तो उसको हम क्रू स्टेशन बनाते हैं। जब भी कहीं आग लगे तो वहां से लेबर जो है इमीडिएटली हमें मिल जाते हैं। ऑफकोर्स हम गाँव वालों को भी साथ लेते हैं। और सैटेलाइट बेस्ड अलर्ट सिस्टम है जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा आपके लिए। तो इस तरह से हम जो है इवन डिप्टी कमिश्नर के तो एक ठिकरी पैरा जो है उसको भी हम इवोक करते हैं। सभी ग्राम पंचायतों को इंस्ट्रक्शन आती है डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से कि वो वनों में आग जो है उसके लिए वन विभाग की सहायता करें और जब भी वो कोई कॉल करते हैं तो आप आग बुझाने के लिए आगे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है हम करते हैं। अब जो डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर है ये बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे प्राइम चीज ये है। तो इसके लिए जो हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में जिसका हेडक्वार्टर है वो जो है डिटेक्शन में हमारी बहुत अच्छी मदद कर रहा है और रियल टाइम हमारे पास डाटा जो है वो आ रहा है। दो हमारे पास सैटेलाइट है, एक मॉडिस है और एक SNPP BIIRS है। तो इसकी फुल फॉर्म में ना जाते हुए मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा आपको कि जो मॉडिस है उसका रेजोल्यूशन 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का है, मतलब उसका पिक्सल साइज ये है। और वो यदि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आग लगी हुई तो उसका सेंसर उसको पकड़ लेता है और हमें इमीडिएटली इंफॉर्मेशन दे देता है। जबकि जो दूसरा SNPP BIIRS जो है जो हमारा सैटेलाइट है ये काफी अच्छा रेजोल्यूशन है। इसका 375 मीटर बाई 375 मीटर का रेजोल्यूशन है, पिक्सल साइज ये है और ये इमीडिएटली हमें छोटी फायर्स को भी बता देता है।